हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल एड्यूटेनमेंट। आज का जो सेशन होगा ये 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स को लेके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कल आपके एग्जाम्स है, सो कुछ लेसन्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है, सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो कौन से चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली यहां पर केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वी आर गोइंग टू टेक, जो आपके कल एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। सो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द फॉलोइंग पेपर दैट इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम। ओके, सो केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड में, आईसीएसई के 10th स्टैंडर्ड में कौन से लेसन है ये पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला लेसन जो है दैट इज योर पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल और उसके कुछ ट्रेंड्स हम देखेंगे। सो विल सी द पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसके ट्रेंड्स क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या हमको प्रिपेयर करके जाना है। ओके, एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे द सेकेंड चैप्टर विच इज द केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमको कौन से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक स्पेशली। इसके बाद हम देखेंगे एसिड बेस्ड सॉल्ट एंड अपना एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, सो ये चैप्टर्स में वील सी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको करने हैं। इसी के साथ साथ वील आल्सो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के कौन से क्वेश्चंस पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। उसी के साथ साथ वील आल्सो सी द टू कंपाउंड्स HCl एंड तुम्हारा अमोनिया। HCl एंड अमोनिया में भी अपने को कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, ये सब हम आज इस सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक which is the periodic table. So periodic table जैसे तो आप देख सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेंड। So the most important thing is the trends. So एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट आने वाले हैं, whether it can be in your section A or it can be in your section B. The trends are the most important part. ट्रेंड्स मैंने कुछ यहां पर बना के दिखाए हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आप ध्यान से देख सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो लेफ्ट से लेके राइट तक इंक्रीज होता है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसके साथ साथ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये जितने भी तीनों ट्रेंड्स है, विच वन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये तीनों जो ट्रेंड्स है ये हमेशा अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होते हैं। ओके, तो ये चीज याद रखो। तो क्वेश्चन में वो लोग कुछ एलिमेंट्स दे देंगे, जैसे आपको दे देंगे क्लोरीन, सोडियम, फ्लोरीन और तुम्हारा सल्फर, और बोलेंगे अरेंज देम इन योर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और दे कैन से इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो हमको क्या याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये हमेशा लेफ्ट से लेके राइट में इंक्रीज होते जाते हैं। ओके, उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर इनसे थोड़ा सा अलग होता है। मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक रेडियस, ये जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होते जाते हैं। जब हम लेफ्ट से लेके राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड एटॉमिक रेडियस, ये दोनों डिक्रीज होते जाएंगे। तो हमें इस क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट तुम्हारे पेपर्स में प्रेजेंट होंगे। ओके, सो ये टेबल अगर आप याद रखोगे, इफ यू रिमेंबर दिस टेबल, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट सच questions. Even across the table अगर हम देखेंगे, if we look at the periodic table down the group, you can see that the atomic radius goes on increasing as we go down, but electron affinity और ionization potential जब हम नीचे जाते हैं तो decrease होता है।
तो ये टेबल याद कर लो, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स। ओके, सो यहां पर मैंने कुछ की कंसेप्ट्स को हाईलाइट करके रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको हम अक्रॉस द पीरियड बोलते हैं। तो इट डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड द रेडियस इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो वो उसका रीजन हो गया। तो गिव रीजन में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, सो आई कैन से दैट द रीजन बीइंग न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड व्हाट इफ व्हाई डज इट इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस का पार्ट। उसी के साथ साथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेक श्योर दैट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन तुम बाय हार्ट करके जाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्स फॉर योर एग्जाम। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम देखेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस बट डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। तो वो मैंने यहां पे लिखा है एनर्जी नीडेड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया उसका मेन की कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, द लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी लगती है, द मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी इंक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड, जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज होगा। ओके, सो हमको यही कंसेप्ट याद रखने हैं ताकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके। उसके बाद वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं। सो जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन हंग्री होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखेगा। सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो जनरली वन वर्ड या टेक्निकल टर्म में ऐसे क्वेश्चंस में वो लोग पूछते हैं कि गिव वन एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। उसी के साथ साथ हम ये भी एक क्वेश्चन बता सकते हैं इसमें कि क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। सो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के पास होती है और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन के पास। तो ऐसे दो क्वेश्चंस जो थोड़े कंफ्यूजिंग है और एग्जाम्स में आते हैं, तो याद रखना जो सबसे electronegative element है, the most electronegative element is fluorine and the most electron affinity, the highest electron affinity is with fluorine. Okay, so this question can come for your exam. उसके बाद the most important, the metallic character. So they will give you a bunch of metals and they will ask you to arrange them in increasing या decreasing order of their metallic character. So metallic character का भी हम trend देख लेंगे। तो it decreases across a period. Across a period हम जाएंगे तो वो decrease होता है and it increases down the group. So अगर तुम ये ट्रेंड्स याद रखोगे तो you will be able to solve any question from this, and that is what we have to study from this chapter. The most important part is the trends. Once you have done with the trends, go with the definition of ionization potential, electronegativity, electron affinity. Once you have covered all of this, also study which element has the highest atomic radius, which has the lowest atomic radius. किसके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, किसके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है, which is more electronegative, which has more electron affinity. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। Okay, so moving on to this, we'll go for the next chapter. So next chapter is the chemical bonding. इस एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग पे मेजॉरिटी जो आएंगे वो डायग्राम्स आएंगे। सो डायग्राम्स आएंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के, जहां पे हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो ये लेसन में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। द फर्स्ट इज द आयोनिक बॉन्ड, इसका भी डेफिनेशन हमको करना है, कोवैलेंट बॉन्ड एंड देन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो डेफिनेशन ऑफ ऑल द 3 bonds आर इंपॉर्टेंट. So you have to remember what are the definitions of ionic bond, covalent bond and coordinate bond. Okay, so ionic bond में transfer of valence electrons होता है from a metal to non-metal. It is very important to understand कि ionic bonding सिर्फ metal और non-metal के बीच में हो सकता है, metal के बीच में नहीं होता, metal and non-metal के बीच में ही वो bonding हो सकता है. So ionic bond is a bond which occurs between two elements, a metal and a non-metal. Okay.
ओके। एंड यहां पे ट्रांसफर होता है, द वर्ड ट्रांसफर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रांसफर इज द की वर्ड ओवर हियर। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं बिकॉज ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो आयोनिक बॉन्ड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास कोई भी आयोनिक बॉन्ड सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। उसका रीजन होता है उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बट जब हम इनको हीट करके मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में लेके आते हैं तब इनके पास ये फ्री आयॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिखे हैं, NaCl, MgCl2 और कैल्शियम ऑक्साइड। इनके डायग्राम्स तुमको ड्रॉ करके जाने हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाले। ओके, NaCl, MgCl2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये तीन डायग्राम्स यू हैव टू practice and this can come for your exams. Moving on to this, we have the covalent bonding. Covalent bonding ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं दो नॉन मेटल्स के बीच में। सो यहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग किसके बीच में होता है? नॉन मेटल्स के बीच में। ओके, मेटल नॉन मेटल के बीच में तो ट्रांसफर होता है, दो नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफर होता है। तो यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन नॉन मेटल्स। अभी इसके दो एग्जांपल्स है, एक तो हो गया नॉन पोलर। नॉन पोलर जनरली ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें एलिमेंट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली सब जगह से शेयर हुए। जैसे हाइड्रोजन में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में प्लेस करेगा एंड बोथ द एलिमेंट्स will not pull the electrons towards itself। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नॉन पोलर बोलते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH4 एंड CCl4। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम हमको ड्रॉ करना है दैट इज CCl4 एंड CH4। इन कंपाउंड का डायग्राम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आ सकता है। उसी के साथ वी हैव पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि तुम्हारे HCl, H2O, NH3। ओके, इनमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। सो दिस डायग्राम्स यू हैव टू ड्रॉ। सो ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डायग्राम स्ट्रक्चर्स क्लियरली। ओके, किसी एक एलिमेंट को डॉट दे दो तो किसी एक एलिमेंट को क्रॉस दे दो। सो दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर गया है, कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। ओके, तो ये डायग्राम्स हमको प्रैक्टिस करने हैं। सो ये लेसन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, moving on to this we can go for the coordinate bond। so coordinate bond में एक ही एटम होता है जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है। okay, so one atom provides both the electrons for shared pair। both the electrons will be shared by your one atom in coordinate bonding। okay, so इसमें कौन से डायग्राम्स हमको ड्रॉ करने हैं? हाइड्रोनियम द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ अमोनियम। सो हाइड्रोनियम और अमोनियम के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तीनों डेफिनेशन, आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के डेफिनेशन अलोंग विद देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द नेम्स आई हैव रिटन ओवर हियर। जितने कंपाउंड्स मैंने दिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोनियम एंड अमोनियम। यही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर which is your study of acids। so only acids, will not cover base or will not cover salt in this। हम सिर्फ acids के बारे में देखेंगे कि कौन से important acids है एंड उनके बारे में हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है emphasize hydronium ion production। हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है? ओके, वाटर एंड देन वी एड एसिड इन इट। सो वो H प्लस वाटर के साथ कनेक्ट होके फॉर्म करता है हाइड्रोनियम। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें तुम ये भी पढ़ोगे कि व्हाट इज मोनोबेसिक एसिड, व्हाट इज डाइबेसिक एसिड एंड व्हाट इज ट्राइबेसिक एसिड। ओके, सो मोनोबेसिक एसिड कौन सा होता है, मोनोबेसिक एसिड के डेफिनेशन क्या होते हैं, मोनोबेसिक एसिड के एग्जांपल्स along with what is tribasic acid, what is dibasic acid। one more important question we have is H3PO3। H3PO3 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हमें लगता है कि ये ट्राइबेसिक है लेकिन इट इज अ डाइबेसिक एसिड। ये होता है एक डाइबेसिक एसिड। सो गिव रीजन में आ सकता है व्हाई इज H3PO3 अ डाइबेसिक एसिड नॉट अ ट्राइबेसिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओके,
H3PO3 is a dibasic acid, not a tribasic acid, even though it has 3 hydrogens. उसमें याद रखो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन हाइड्रोनियम फॉर्म कर सकते हैं. जो तीसरा हाइड्रोजन है वो ये फॉस्फोरस को कनेक्ट होता है तो वो आयोनाइजेबल नहीं होता है. सो है तो 3 हाइड्रोजन बट सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होते हैं. ओके, along with this there are some key reactions that you have to remember. Action on active metals, जैसे कि तुम्हारे कोई भी एसिड और एक एक्टिव मेटल को अगर मैंने रिएक्ट किया तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. ओके, सो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, नेम द गैस दैट कैन बी रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड. सो कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन. सो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का, आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व. दे विल गिव यू एन एक्टिव मेटल जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा? सो दैट इज हाइड्रोजन गैस. देन रिएक्शन विद कार्बोनेट्स जिसमें CO2 गैस इवॉल्व होता है, सल्फाइड्स जिसमें SO2 गैस रिलीज होता है और सल्फाइड जिसमें H2S गैस इवॉल्व होता है. सो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एसिड के प्रिपरेशन, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन पे आपको फोकस रखना है क्योंकि द क्वेश्चन दैट कम्स आर बेस्ड ऑन व्हिच गैसेस आर इवॉल्व फ्रॉम द रिएक्शन. दे विल नॉट टेल यू टू डायरेक्टली राइट अ रिएक्शन, दे विल आस्क यू कि ये एक मैंने मेटल लिया है, ये एसिड लिया है, दोनों को रिएक्ट करेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, कौन से कलर का कंपाउंड आएगा. तो ऐसे क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम. ओके, देन देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस पेपर का इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर एंड फिनोफ्थिलिन. सो फिनोफ्थिलिन एसिड में कलरलेस हो जाता है, उसका जो कलर पहले से ही कलरलेस होता है, जब हम उसको एसिड में ऐड करेंगे तो इट रिमेन्स कलरलेस. देन वी हैव मिथाइल ऑरेंज जिसका कलर ऑरेंज होता है, एसिड में ये पिंक हो जाता है, पिंक या रेड हो जाता है. Litmus paper, blue turns red and red litmus remains as it is. So these are the important topics that we have to cover in this. सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोनियम कैसे बनता है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड्स क्या होते हैं, उनके साथ उनका एग्जांपल. H3PO3 एसिड को डाइबेसिक क्यों बोला जाता है, ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट है. अलॉन्ग विथ की रिएक्शंस जैसे कि कौन से गैसेस इवॉल्व होते हैं. अगर मैं मेटल लेता हूं और एसिड लेता हूं तो हाइड्रोजन गैस, अगर कार्बोनेट्स है, मेटालिक कार्बोनेट्स है तो कार्बोनेट्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. देन यू हैव सल्फाइड्स, अगर है मेटालिक सल्फाइड्स है तो यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड. एंड इफ यू हैव सल्फाइड्स देन इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. इन्हीं के साथ साथ इनके जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इनके जो टेस्ट होते हैं वो भी याद रखना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, इट एक्सटिंग्विशेस द फ्लेम विद अ पॉप साउंड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की और पोटेशियम डाइक्रोमेट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता. सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बट इट टर्न्स योर पोटेशियम डाइक्रोमेट टू ग्रीन कलर. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैज अ स्मेल लाइक अ रॉटन एग. तो ये उनके टेस्ट याद रखने इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आई होप ये पार्ट क्लियर है सबको एसिड्स का. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, यू हैव the most important chapter and the most one of the easiest chapter जिसमें हमको सिर्फ कलर लिखने हैं, which is your analytical chemistry. okay, so यहां पे मैंने कुछ metallic salts लिखे हैं जिनके हमको PPTs याद रखने हैं. अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करूंगा तो कौन से कलर का PPT बनेगा, अगर मैं उसमें NaOH एक्सेस डाल दूंगा तो कौन सा इंसोल्यूबल रहेगा, कौन सा सोल्यूबल रहेगा. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी अलॉन्ग विद द रिएजेंट NH4OH. तो NH4OH में भी हम जब इन केमिकल्स को ऐड करेंगे तो कौन से कलर का पीपीटी फॉर्म होगा. NH4OH एक्सेस में ऐड किया तो कौन सा सोल्यूबल हो जाएगा, कौन सा इनसोल्यूबल हो जाएगा. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. सो फॉर एग्जांपल अगर हम पहला कैल्शियम देखें तो कैल्शियम तो व्हाइट पीपीटी बनाता है NaOH में फ्यू ड्रॉप्स में. एक्सेस में ये इनसोल्यूबल ही रहता है, कोई चेंज नहीं इसमें. एंड अगर NH4OH है तो इसमें तो पीपीटी बनता ही नहीं है. सो कैल्शियम फॉर्म्स पीपीटी ओनली विथ NaOH because it's a strong alkali, it has a lot of OH present, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है. बट NH4OH उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए इसमें कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं होता है. देन यू हैव फेरस विच इज Fe2+. इसका जो कलर होता है पीपीटी का वो होता है डर्टी ग्रीन पीपीटी. अगर हम NaOH एक्सेस में ऐड करेंगे तो ये स्टिल इनसोल्यूबल रहता है एंड NH4OH में भी ये इनसोल्यूबल ही होता है. दोनों केस में जो पीपीटी बनता है वो डर्टी ग्रीन ही बनता है, FeOH ट्वाइस वाला पीपीटी बनेगा. तो यहां पे बनेगा CaOH ट्वाइस वाला पीपीटी विच इज व्हाइट इन कलर और यहां पे बनेगा FeOH ट्वाइस विच इज insoluble in both the cases if you add it in excess. Then we have ferric Fe3+ जो रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है which is FeOH thrice.
नाउ ये दोनों पीपीटी भी इनसोल्यूबल होते हैं NaOH एंड NH4OH अगर एक्सेस में है तो. Then you have copper which is pale blue PPT of CuOH twice. Now यहां पर ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज NaOH अगर मैं एक्सेस में ऐड करूंगा तो ये इनसोल्यूबल रहता है, लेकिन NH4OH में ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और डीप इंकी ब्लू सॉल्यूशन हमको मिलता है. ओके, सो याद रखो NH4OH एक्सेस में, अगर एक्सेस में है तो ये डिसॉल्व कर सकता है कॉपर 2+ को. तो अगर एक्सेस में है तो कॉपर 2+ को ये क्या कर देगा, पूरी तरह से डिसॉल्व कर देगा. देन यू हैव जिंक. जिंक इज जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस. ये भी एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में. जिंक इज एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये बेस के साथ एंड एसिड के साथ, एसिड के साथ तो रिएक्ट कर ही सकता है बट बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. तो ये एक्सेस में दोनों में डिसॉल्व हो जाता है. सो अगर NH4OH Cu2+ और Zn2+ को एक्सेस में डिसॉल्व कर सकता है, और NaOH अगर मैं एक्सेस में ले लेता हूं तो डिसॉल्व कर देगा Zn2+ को. सो Zn2+ दोनों में डिसॉल्व हो जाता है, NaOH में भी एंड NH4OH में भी. Then we come to lead which has a chalky white PPT which is PbOH twice. ये भी NaOH में डिसॉल्व होता है लेकिन NH4OH में डिसॉल्व नहीं होता है. ओके, सो एक्सेस में वी हैव Pb2+ एंड Zn2+ इन NaOH एंड NH4OH एक्सेस में होता है Cu2+ और Zn2+ में. तो वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि नेम अ मेटालिक आयन विच डिसॉल्व्स इन एक्सेस NaOH एंड NH4OH. NaOH और NH4OH एक्सेस में डिसॉल्व होने वाला कौन सा ऐसा मेटालिक आयन है, तो विच इज जिंक. जिंक दोनों में कॉमन है. विच इज द मेटालिक आयन विच डिसॉल्व्स इन NH4OH एंड एज अ डीप ब्लू कलर, तो वो हो गया तुम्हारा कॉपर. सो इस लेसन में इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ एक और पीपीटी आता है विच इज Ag+ का, विच इज नथिंग बट योर सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, जिसका जो कलर होता है वो होता है पर्डी व्हाइट पीपीटी. ओके, सो इतने ही पीपीटीज हमको याद रखना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कलर एज वेल एज कौन सा पीपीटी एक्सेस में दोनों में डिसॉल्व हो सकता है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर इज योर मोल कंसेप्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे न्यूमेरिकल्स. इसमें जो मेजॉरिटी आएंगे वो होंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स. ओके, टू कन्वर्ट मोल्स इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मोल को कन्वर्ट करना है मास में, या तुम्हारे वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल्स में. तो ऐसे क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व. तो गेल-लुसियक और एवोगैड्रो के ऊपर के सम्स, तुम्हारे गैस वॉल्यूम रेशियो का कैलकुलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सम्स है. Then you have empirical and molecular formula. The most important comes for your 3 marks. A very simple calculations होते हैं इसमें, सिंपल सम है, इजीली 3 मार्क्स मिल सकते हैं. तो टेबल मेथड यूज करना है जिसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे. देन यू हैव वेपर डेंसिटी रिलेशनशिप, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट इज 2 into वेपर डेंसिटी. ये वाले फॉर्मूला वाले सम्स करने हैं, अलॉन्ग विथ मोलर वॉल्यूम एट STP. सो 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है. सो यही वो चीजें हैं जो हमको सॉल्व करनी है. मोल को लीटर में कन्वर्ट करना है या लीटर को ग्राम में कन्वर्ट करना है. सो न्यूमेरिकल्स आर द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर मोल कंसेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री. ओके, सो रिकॉर्डिंग टिप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यूनिट्स पे ध्यान देना है. मोल कंसेप्ट 10 to 12 मार्क्स का आता है एग्जाम में. सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डोंट स्किप दिस चैप्टर. एटलीस्ट इसके कुछ इजी सम्स जो है ये तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस. सो इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सिलेक्टिव डिस्चार्ज थियरी. जो हमारा सिलेक्टिवली डिस्चार्ज होता है अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके जैसे ही ये होता है तुम्हारा सिलेक्टिव डिस्चार्ज थियरी, विच इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एनोड के इधर और कौन सा कैथोड के इधर डिस्चार्ज होगा. सो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव टू बी रिमेंबर्ड. उसके हेल्प से तुम लोग ये मोल्टन लेड ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, एसिडिक कॉपर सल्फेट या मोल्टन कॉपर सल्फेट, ये दोनों
इंपॉर्टेंट तुम्हारे क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं. सो मोल्टन लेड ब्रोमाइड के साथ साथ कॉपर सल्फेट भी हमको करना है along with NaCl. तो दोनों मोल्टन NaCl और एक्वेस NaCl, molten copper sulfate and aqueous copper sulfate. So this is the important part along with electroplating and electro refining. Okay, आर्टिकल्स कौन से कैथोड पे रखने हैं, क्या होता है कैथोड पे, एनोड पे क्या रखना है, प्योर मेटल एनोड पे होना चाहिए, तो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट. सो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस में. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद कुछ कॉपर सल्फेट, NaCl और लेड ब्रोमाइड, इनके सिलेक्टिव डिस्चार्ज हमको देखने हैं, जैसे कैथोड एनोड पे क्या डिस्चार्ज होगा, along with electroplating and electro refining. So the last part, the last chapter, HCl and ammonia. So हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में सबसे पहले उसका लैब प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है. लैब प्रिपरेशन में डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट है, प्यूरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली द लैब प्रिपरेशन एंटायर थियरी यू हैव टू do it very thoroughly. Then you have the most important thing which is the fountain experiment. इसको हम red fountain बोलते हैं, and उसका टेस्ट. Okay, so red fountain टेस्ट, उसके प्रॉपर्टीज जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, chemical properties. These are the important part you have to cover in your HCl lesson. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, ये पूछते हैं कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट HCl क्यों डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है. It is because it is highly soluble in water and because of its acidic nature हमको ये रेड कलर दिखाई देता है. Okay, moving on to the next, ammonia, a gas very similar to HCl. ये भी पानी में बहुत ज्यादा soluble होता है. अमोनिया भी एक ऐसा गैस है जो हाईली soluble होता है वाटर में. Okay, so Haber's process is the most important part. इसमें जो कंडीशंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. Fe कैटलिस्ट हम इसमें यूज करते हैं. प्रमोटर मोलिब्डेनम होता है. टेम्परेचर 450 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस रखना होता है और प्रेशर 200 atm होना चाहिए. इसको जो ड्राइंग एजेंट्स होते हैं वो होते हैं क्विक क्लाइम ओनली, और हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज अमोनिया उसके साथ रिएक्ट करेगा. सो दोनों के ड्राइंग एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हम यहां पर HCl में जो ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहां पे हम क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड ही यूज कर सकते हैं. बाकी जितने भी ड्राइंग एजेंट्स है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे. इसमें भी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता है. ब्लू फाउंटेन होता है जो बताता है कि हाई सोल्यूबल है और बेसिक नेचर है. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट वी हैव टू स्टडी इन द अमोनिया लेसन. हमारा जो पेपर पैटर्न है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. पेपर पैटर्न 2 सेक्शन में आएगा. सेक्शन ए 40 मार्क्स कंपलसरी होगा. देन यू हैव सेक्शन बी विच इज अगेन 40 मार्क्स. इसमें से हमको 4 अटेम्प्ट करने हैं 6 में से. इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें तुम्हारा केमिकल डेफिनेशंस आएगा, फॉर्मूलाज आएंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आ सकते हैं, उसी के साथ साथ आइडेंटिफाई द गैस आ सकता है, नेम द केमिकल टर्म, डिफाइन द फॉलोइंग. सो ऑल सॉर्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस कैन कम इन योर सेक्शन ए. In section B, you will have a 2-2-3-3 pattern, which comprises of total of 10 marks. तो उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क ईच होगा. 3-3-4-4 जैसे मैंने पैटर्न बताया वैसे हो सकता है. इसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है, मोल कंसेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तुम्हारे सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ सकता है, एंड लैब प्रिपरेशन आ सकते हैं. सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में करके जाने हैं. दिस क्वेश्चन विल श्योरली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स. स्टडी दिस प्रॉपरली. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेशन से एक बार गो थ्रू कीजिए, मोल कंसेप्ट के फॉर्मूलाज याद रखिए. सो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि कौन से क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करके जाने हैं, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मैंने कवर किया हुआ है. ओके, सो स्टडी हार्ड. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फॉर टुमारो. थैंक यू.